लाइट प्रकाश की बात करें तो प्रकाश स्वयं में अदृश्य होता है, मतलब कि जिसको देख नहीं सकते, लेकिन जब किसी वस्तु से टकराकर हमारे आँख के रेटिना पर पड़ती है तो हम वस्तु को देख पाते हैं। इसी को प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश फोटॉन नामक छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश एक एनर्जी का रूप है। ठीक है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। प्रकाश डुअल नेचर को अपनाता है। एक होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। तो प्रकाश के वेव नेचर का सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ध्रुवन पोलराइजेशन प्रकाश के वेव नेचर में पढ़ते हैं और इसकी घटना के कारण प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। ध्रुवन के कारण ही प्रकाश के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। मैक्सवेल ने प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। ग्रेमाल्डी ने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों में विवर्तन की घटना होती है। विवर्तन हम प्रकाश के वेव नेचर में ही पढ़ते हैं। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया तथा इसी खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था आइंस्टाइन को। ध्रुवन पोलराइजेशन की घटना प्रकाश एवं ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। विवर्तन परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों में ही होता है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। व्यतिकरण इंटरफेरेंस का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। व्यतिकरण हम प्रकाश के वेव नेचर में पढ़ते हैं। वह यही कहा गया है कि व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश विकिरण लाइट रेडिएशन की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों प्रकृति की होती है। प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। और रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश के वेग को ज्ञात किया था कि प्रकाश कितने स्पीड से चलती है। सर्वप्रथम रोमर ने बतलाया था। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग क्रमशः इस प्रकार से होता है। निर्वात में सबसे अधिक, उसके बाद पानी में, उसके बाद तारपीन के तेल में, तब उसके बाद कांच में यानी ग्लास में, उसके बाद रॉक साल्ट में, तब नाइलॉन में होता है। निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल क्रमशः इस प्रकार से होती है। जल में सबसे अधिक, उसके बाद कांच में, फिर हीरा में होती है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 1 सेकेंड का समय लगता है। वहीं सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 सेकेंड का समय लगता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश की गति यानी कि लाइट का स्पीड तापमान यानी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश सभी 7 प्रकाशों के मिश्रण का बना होता है तथा प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। यह 3 गुण सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी कि वेव थ्योरी का प्रतिपादन किया था। हाइगेंस ने थॉमस यंग ने प्रकाश व्यतिकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था।
मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मैक्स प्लांक द्वारा प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकेंड का होता है। पूर्ण जो सूर्य ग्रहण लगता है उसका अधिकतम समय 460 सेकेंड होता है, इससे अधिक नहीं होता है, इससे कम हो सकता है। सूर्य ग्रहण प्रतिपदा यानी कि अमावस्या को घटित होता है सूर्य ग्रहण, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। एक काटा हुआ हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जगमगाता है यानी कि चमकता है। जब उस पर लाइट पड़ती है हीरे पर तो वह पूर्ण यांत्रिक परावर्तन के कारण ही वह चमकता है हीरा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। बाल्टी में जब हम कोई सिक्का रखते हैं तो वह थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह किस कारण से होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगम्य की घटना के आधार पर की जाती है। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है जो प्रकाश के अपवर्तन का प्रमाण होता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक की स्थिति के साथ प्रवेश करता है तो पूर्ण यांत्रिक परावर्तन की घटना होती है। इंद्रधनुष रेनबो का बनना प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन के कारण होता है। मृगमरीचिका प्रकाश के पूर्ण यांत्रिक परावर्तन के कारण बनती है। एंडोस्कोपी की तकनीक प्रकाश के पूर्ण यांत्रिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। विबजियोर जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वह 7 रंग कौन कौन से होते हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसमें बैगनी की चाल सबसे कम और लाल की चाल सबसे अधिक होती है। बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वहीं लाल का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तथा प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश के व्यतिकरण के उदाहरण क्या क्या होते हैं? प्रकाश के जो वेव नेचर के कारण जो व्यतिकरण की घटना होती है उसके उदाहरण क्या क्या है, कैसे हम जानेंगे कि प्रकाश का व्यतिकरण हो रहा है? पहला उदाहरण है जल की सतह पर फैली हुई केरोसिन तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, यह प्रकाश के व्यतिकरण का घटना है। दूसरा है साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना कब होती है? आकाश का नीला रंग दिखाई देना, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य का उगते एवं डूबते समय लाल रंग का दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला रंग दिखाई देना, सूर्य की ठीक दोपहर में सफेद रंग का दिखाई देना, यह सभी प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना का उदाहरण है। प्रकाशीय फाइबर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण यांत्रिक परावर्तन का सिद्धांत पर कार्य करती है। अब पढ़ते हैं मानव नेत्र एवं लेंस। कॉर्निया तथा लेंस के बीच नमकीन पारदर्शी द्रव्य नेत्रोद या जलीय द्रव होता है जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है।
रेटिना पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि दोष। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। ठीक है, मतलब निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हुआ रहता है वह निकट की वस्तु को तो देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को देख नहीं पाता। लेंस की गोलाई बढ़ने या लेंस की फोकस दूरी घटने या लेंस की क्षमता का बढ़ने के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है, जिसके कारण निकट की वस्तु देख पाता है और दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दूरदृष्टि दोष क्या होता है। दूरदृष्टि दोष में इसका उल्टा यानी कि निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है जबकि दूर की वस्तु को देख पाता है। इसमें लेंस की गोलाई घट जाती है और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण लेंस की क्षमता घट जाती है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है, जिसके कारण दूरदृष्टि दोष की स्थिति उत्पन्न होती है। इस दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। यह दृष्टि दोष वृद्धावस्था में आँख की समंजन क्षमता क्षीण हो जाने के कारण यानी कि कम हो जाने के कारण निकट या दूर दोनों जगह की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है। ठीक है, जिसके कारण इस दृष्टि दोष को स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस रोग के उपचार के लिए द्विफोकसी यानी कि बाइफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए कार में प्रयुक्त दर्पण कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण परवलयीय दर्पण होता है और दाढ़ी बनाने के लिए काम में आने वाला दर्पण अवतल दर्पण होता है। प्रकाश का रंग उसके तरंगधर से निर्धारित होता है कि प्रकाश का कौन सा रंग है। तरंगधर कम होगा तो क्या रंग होगा और तरंगधर ज़्यादा होगा तो क्या रंग होगा। इसका रंग का निर्धारण प्रकाश के तरंगधर पर निर्भर करता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जो पानी में बुलबुला बनता है वह अवतल दर्पण की भांति व्यवहार में लाया जाता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। डायोप्टर एक यूनिट होता है जिसमें लेंस की क्षमता को मापी जाती है। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर का होता है, यानी कि जब हम शौक से जो लोग चश्मा पहनते हैं वह 0 डायोप्टर की चश्मा पहनते हैं जो धूप में आँखों को सुरक्षा प्रदान करता है। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी क्षमता घट जाती है। यह उत्तल लेंस की एक गुण है, प्रॉपर्टीज है कि जब उसको पानी में डुबोता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण की परिभाषा पूछे तो वर्ण विक्षेपण क्या है? तो प्रिज्म पर जब किसी प्रकाश को टकराती है तो वह जब बाहर निकलती है प्रिज्म से तो वह कई रंगों में विभाजित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसमें बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, मतलब मूर्ता ज़्यादा है, और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है।
और 3 मूल रंग होते हैं। 3 ही रंग से कई सारे रंग बनाए जाते हैं। मूल रंग 3 ही होते हैं, एक होता है नीला, एक होता है लाल और एक होता है हरा। यही 3 मूल रंग है। टेम्परेचर एंड हीट एनर्जी, ताप और ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है? ताप या तापमान, टेम्परेचर क्या होता है? वस्तु की उष्णता या शीतलता की माप को तापमान कहते हैं। कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है, उसकी जो माप होती है उसी को तापमान कहते हैं। ताप वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का सूचक होता है कि कोई वस्तु कितना गर्म है, उसी को ताप कहते हैं। ऊष्मा यानी कि हीट क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच ताप में अंतर के कारण उच्च ताप से निम्न ताप की वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो दो वस्तुओं में, जब कोई मतलब एक वस्तु गर्म है एक वस्तु ठंडा है, तो गर्म से ठंडा की ओर ताप का स्थानांतरण होना मतलब जाना, इसी को हम कहते हैं ऊष्मा का गुण। जूल ने अपने प्रयोगों से इस बात की पुष्टि की कि ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है। और यूनिट में 4186 जूल कार्य करने पर 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 1 किलो कैलोरी, 1 कैलोरी नहीं है, 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4186 जूल। ऊष्मा के मात्रक क्या होते हैं? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल और सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी। कैलोरी, 1 कैलोरी कितना होता है? जब 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कैलोरी कहते हैं। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी क्या होता है? 1 ग्राम जल का तापमान 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। दोनों सेम ही है, दोनों में 1 ही डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। जूल, जूल क्या होता है? 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी और 1 कैलोरी होता है 4.186 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4.186 गुने 10 के पावर 3 जूल या 1000 कैलोरी। एक विशिष्ट थर्मल यूनिट का मान कितना होता है? 252 कैलोरी। पैमाना स्केल क्या होता है? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, 3 पैमाना होता है हीट का, जिसमें फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल बर्फ में बन जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बन जाता है और 273 केल्विन पर जल बर्फ बन जाता है। यह होता है हिमांक बिंदु, भाप बिंदु, जिस पर कोई वस्तु ऊष्मा का मतलब भाप के रूप में परिवर्तित होने लगता है। और यह होता है बराबर भाग होता है और यह 1 यूनिट का रूप होता है। इस तरह से डिनोट करते हैं सभी यूनिट को, सभी पैमाने को। अब कुछ नोट्स है। वायुमंडलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 133 केल्विन होता है। सिरेमिक ऑक्साइड, सिरेमिक ऑक्साइड एक ऑक्साइड का रूप है जो अभी अभी नौ आविष्कृत किया गया है, जिसका उच्च ताप बहुत ज़्यादा होता है, अतिचालक होता है। अर्धचालक किसे कहते हैं? अर्धचालक क्या होता है? ऐसे ठोस पदार्थ जैसे कि जर्मेनियम या सिलिकॉन हो गया, जिसकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है, उसे अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर कहते हैं। परम शून्य तापमान पर
अर्धचालक एक आदर्श अचालक यानी कि शून्य चालकता की भांति कार्य करता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालक अचालकता की भांति काम करता है। अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। परम शून्य तापमान 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है। जब परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध संपूर्ण अनंत हो जाती है। ट्रांजिस्टर बनाने में प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक सिलिकॉन एवं जर्मेनियम होते हैं। जमा हुआ कोयला झामा, जिसको झामा कहते हैं, में अर्धचालक जर्मेनियम पाया जाता है। गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ताप युग्मक को अदृश्य धातुओं द्वारा बनाया जाता है। थर्मोस्कोपल ताप युग्मक को अदृश्य धातुओं के द्वारा बनाया जाता है। केल्विन मान में शरीर का सामान्य तापक्रम 310 केल्विन होता है। शरीर का तापमान जब केल्विन में मापते हैं तो वह सामान्य जो जितना होता है वह 310 केल्विन माना जाता है। और फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो उसको सेल्सियस पर मापने पर उस वस्तु का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 डिग्री के बराबर होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि 36.89 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में होता है 36.89 डिग्री सेल्सियस। यह हो गया आपका सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच संबंध होता है। यह एक फार्मूला की तरह इस्तेमाल होता है। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है? किसी पदार्थ के 1 ग्राम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने हेतु जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 किलो कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड होता है, जो सर्वाधिक होता है। और विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक जूल किलोग्राम पर केल्विन होता है। ऊष्मा संचरण क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ हीट 3 प्रकार के होते हैं: चालन, संवहन और विकिरण। चालन क्या होता है? बिना स्थान परिवर्तन किए ही पदार्थ के ताप कण अपनी ऊर्जा बगल वाले कण को स्थानांतरित करते हैं और पूरी वस्तु गर्म हो जाती है, तो इस विधि को चालन कहते हैं। माध्यम इसमें आवश्यक होते हैं। मुख्यतः ठोस माध्यम में यह प्रक्रिया होती है। धातु का गर्म होना एग्जाम्पल हो गया इसका, जब किसी धातु को गर्म करते हैं। संवहन क्या होता है? गैसों तथा द्रवों में इस विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है, जैसे कि पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से ही गर्म होता है। विकिरण में ऊष्मा तरंगों के रूप में गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण के लिए। निर्वात में भी संभव होता है, इसका संचरण होता है।
एग्जाम्पल के रूप में पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा इसी विधि से आती है। सूर्य का जो ऊष्मा का प्रभाव पृथ्वी पर जब पड़ता है तो वह विकिरण विधि के द्वारा ही होता है। कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं। अतिचालक का लक्षण शून्य पारगम्यता है। अतिचालकता की अवस्था में धातुओं का सामान्य तापमान 0 डिग्री केल्विन या -273 सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। इस ताप का प्राप्त करना काफ़ी खर्चीला होता है। यदि अतिचालकता सामान्य तापमान पर प्राप्त की जा सके तो इसे बहुत ही धन की बचत होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। विद्युत एवं चुंबकत्व क्या होता है? भौतिक राशि होते हैं और उसके मात्रक। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक होता है कूलम्ब। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का भी वोल्ट ही होता है। विद्युत धारिता कैपेसिटेंस का होता है फैराड। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। प्रतिरोध रेसिस्टेंस का होता है ओम। विशिष्ट प्रतिरोध का होता है ओम मीटर। विशिष्ट चालकता का होता है पर ओम पर मीटर या महो पर मीटर, सीमेन पर मीटर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कहते हैं विशिष्ट चालकता। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक होता है वाट। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का विकास थॉमस रदरफोर्ड और नील्स बोर द्वारा किया गया था। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। यह एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण चार्ज उत्पन्न होता है। किसी आवेशित चालक को संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। कूलम्ब का नियम दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। इसके अनुसार यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी का आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान चौगुना हो जाएगा। समान आवेशों में विकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। जब सोबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। वस्तुओं में आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। किसी वस्तु पर चार्ज उत्पन्न इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही उत्पन्न होता है। किसी विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए किए गए कार्य को विभवांतर के रूप में मापा जाता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः विद्युत सुचालक होती है। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। उच्च पारगम्यता अतिचालक का लक्षण है। अर्धचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम में। ताप बढ़ाने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। यदि वे समान विभव पर होते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती।
प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC करंट को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, क्योंकि यदि लघु पथन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए। इसीलिए जब विद्युत फिट किया जाता है, घर में वायरिंग की जाती है, तो एक भू तार जमीन के अंदर तार लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। घरों में पंखे, बल्ब आदि समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, पैरेलल में लगाए जाते हैं। ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। चालक के बीच जो विभवांतर होता है वह निश्चित तापमान पर होता है। ओम का नियम धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाता है। किसी चालक धातु के तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुना करने पर तार का प्रतिरोध पहले का दोगुना हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड होता है। किसी बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड होता है। सुमेलित योग मिलान करने वाली कुछ चीज़ें हैं। ऋण इलेक्ट्रोड जिंक का बर्तन होता है। धन इलेक्ट्रोड कार्बन का छड़ में होता है। इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। विध्रुवक मैग्नीज डाइऑक्साइड में होता है। कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक एसिड होता है। शुष्क सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल होता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनोनाइजेशन कहा जाता है। विद्युत यानी कि फ्यूज। विद्युत फ्यूज क्या होता है? यह विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। घरों में विद्युत उपकरणों की सुरक्षा हेतु कम गलनांक की धातु, मुख्यतः टिन और लेड का मिश्रण का प्रयोग विद्युत फ्यूज में करते हैं, जिससे अत्यधिक धारा प्रवाहित होने या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में फ्यूज का तार गर्म होकर शीघ्रता से गल कर टूट जाते हैं और विद्युत परिपथ बाधित हो जाते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में विद्युत हीटर में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इसके तार खींचे जा सकते हैं और इसकी विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होती है। इसीलिए नाइक्रोम के तार का प्रयोग हीटिंग एलिमेंट हीटर के रूप में किया जाता है। ट्यूबलाइट व्यय ऊर्जा का लगभग 60 से 70% होता है। 100 वाट वाले एक विद्युत बल्ब का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होने पर 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत होती है। बिजली के खपत का बिल वोल्टेज के मापन पर आधारित होता है कि कितना वोल्टेज का मापन हुआ। त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक तांबे के बनाए जाते हैं। त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। ये आकाशीय बिजली के आवेश को पृथ्वी तक भेज देती है। मानव शरीर शुष्क यानी कि गर्म होता है के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि 10⁶ ओम होता है। मीका ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है।
जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए किया जाता है। प्रतिदीप्ति नलिका में पारा वाष्प एवं आर्गन गैस का सर्वाधिक प्रयोग होता है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। अधिक प्रकाश देने वाले विद्युत बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10⁶ जूल होता है। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध दाब से स्वतंत्र होता है। यदि किसी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाए तो उस पदार्थ को अतिचालक कहेंगे। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो यह फैलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मरकरी लैंप में पारा कम दाब पर रहता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रतिवर्ती धारा से काम करता है। चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म। स्थायी चुंबक इस्पात फेरोमैग्नेटिक के बनाए जाते हैं। लोहे के बनाए जाते हैं। इस्पात से स्थायी चुंबक का निर्माण होता है। अस्थायी चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता होती है। यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक रूप से चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सर्वाधिक दोनों किनारों पर होती है तथा मध्य में सबसे कम होती है। चुंबकीय स्रोत का मात्रक गॉस होता है और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति के पदार्थ कौन कौन से होते हैं? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्रोमियम इत्यादि होते हैं। पीतल, तांबा एवं ऑक्सीजन में चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। एल्युमिनियम भी अचुंबकीय पदार्थ होता है। डोमेन क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु होते हैं। चुंबकीय याम्नोत्तर और भौगोलिक याम्नोत्तर के बीच कोण को चुंबकीय द्विकणत कहते हैं। बिस्मथ एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है डीमैग्नेटाइजेशन कहलाती है। हथौड़े से पीटकर एवं गर्म करके भी किसी पदार्थ को चुंबकीय बनाया जा सकता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम ऑरस्टेड द्वारा अवलोकित किया गया था। किसी माध्यम में पारगम्यता, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात होता है। किसी माध्यम में पारगम्यता, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के द्वारा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो तो विद्युत चालक में बल की दिशा ज्ञात की जाती है।
जब चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो विद्युत चालक में बल की दिशा ज्ञात की जाती है। जनरेटर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में प्रयोग किया जाता है? विद्युत जनित्र यानी कि डायनेमो बनाने में प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर जो कार्य करता है। विद्युत मोटर फैराडे के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बनाया जाता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने में प्रयुक्त होता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित होता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत है। लोहे का क्यूरी तापमान 973 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सर्वाधिक होता है। चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय पदार्थों को प्रति आकर्षित करते हैं। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं दूसरे के समानांतर होती है। एक चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। द्विक सूचक का प्रयोग निम्न का पता लगाने में किया जाता है। चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा, चुंबक की ध्रुवता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी पर मीटर होता है। क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस पर किसी वस्तु का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। आधुनिक भौतिक एवं विविध प्रश्न। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी 1897 ईस्वी में। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होते हैं लेंस कहलाती है। लेंजर्स यानी कि लेजर बीम सदा अपसारी होते हैं। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। जिस तत्व में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होती है। परमाणु संरचना। सन 1803 में जॉन डाल्टन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु एटम कहते हैं। 1932 के पूर्व तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही मूल कण फंडामेंटल पार्टिकल माना जाता था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो यह थ्योरी गलत हो गई। इलेक्ट्रॉन का खोज 1997 में जे थॉमसन द्वारा किया गया। इन्हें आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है, निगेटिव चार्ज इस पर होता है और इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻31 kg तथा इस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का ऋण आवेश यानी कि चार्ज होता है। प्रोटॉन का खोज 1896 ईस्वी में गोल्डस्टीन द्वारा किया गया था।
इस मूल कण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। खोज किया गोल्डस्टीन, लेकिन नाम रखा रदरफोर्ड ने। यह एक धनावेशित कण होता है जिस पर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब धन आवेश होता है, यानी कि प्लस चार्ज होता है, जिसका द्रव्यमान 1.6 गुने 10 के पावर -27 kg होता है। न्यूट्रॉन का खोज 1932 में चैडविक द्वारा आवेश रहित यानी कि न्यूट्रल कण है एक, जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। यह परमाणु के नाभिक में रहता है, यानी कि सेंटर में रहता है। यह एक अस्थायी मूल कण है। इसका जीवन काल 17 मिनट का होता है। पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में एंडरसन ने किया था। धन आवेशित मूल कण है। इसका द्रव्यमान तथा आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन का एंटी कण एंटी पार्टिकल कहते हैं पॉजिट्रॉन को। न्यूट्रिनो का खोज 1930 ईस्वी में पाउली द्वारा किया गया था। यह द्रव्यमान और आवेश रहित कण होता है। न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। पाई-मेसान का खोज 1935 में युकावा द्वारा किया गया था। पाई-मेसान एक धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। यह एक अस्थायी मूल कण है जिसका जीवन काल 10 के पावर -8 सेकेंड का होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 274 गुना होता है। फोटॉन क्या होता है? इसके अस्तित्व की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लैंक की थ्योरी के आधार पर की थी। ये ऊर्जा के बंडल पैकेट होते हैं जो प्रकाश की चाल से गतिमान होते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण फोटॉन के कण से होता है। इसका विराम द्रव्यमान 0 होता है। हिग्स बोसान कण क्या होता है? यह आधुनिक भौतिकी की नवीनतम खोज है। इसे गॉड पार्टिकल की संज्ञा भी दी जाती है। इस कण का नामकरण पीटर हिग्स और भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर किया गया था। इसकी खोज 4 जुलाई 2012 ईस्वी में अभी ही किया गया है, 9 साल पहले। यह एक धन आवेशित कण है जिस पर शोध अभी जारी है। कुछ नोट्स हैं। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन धनावेश की संख्या ही उस पदार्थ की परमाणु संख्या होती है, यानी कि किसी परमाणु में कितना प्रोटॉन है वहीं उसकी परमाणु संख्या होती है, यानी कि परमाणु क्रमांक। परमाणु भार क्या होता है? परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की सम्मिलित संख्या को उस पदार्थ का परमाणु भार कहते हैं, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग ही परमाणु भार के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन एक यूनिट ऋण आवेशित वहन करता है। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, अतः समस्थानिकों यानी कि आइसोटोप्स में परमाणु क्रमांक एक क्रमांक परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न परंतु परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक आइसोबार कहते हैं। पोलोनियम तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिक में टूटना नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। परमाणु बम इसी सिद्धांत पर कार्य करती हैं। दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा
ऊर्जा मुक्त करते हैं, तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने बनाया था। नाभिकीय रिएक्टर को फर्मी वैज्ञानिक ने बनाया था। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु KAR यानी कि पोटेशियम आर्गन विधि से आंकी जाती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वह अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में प्रमुख अंतर यह है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में अर्कोनियम एक अनिवार्य तत्व होता है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जर्मेनियम एक अनिवार्य तत्व होता है। अल्फा कण में 2 इकाई धन आवेशित होता है, अतः इसका द्रव्यमान हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। जितना हीलियम के परमाणु होता है उतना ही अल्फा कण का परमाणु होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं, यानी कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर स्कैटर में ऊर्जा कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किया जाता है। क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की मापन इकाई है। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड जो होता है वह जीवाश्म की उम्र को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्टी होता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम विधि से किया जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के सामने कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा त्वरक उपकरण है जिसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण तथा ड्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न किया जा सकता है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता प्रस्फुरण गणक स्क्लीनेशन काउंटर से लगाया जाता है। स्क्लीनेटर काउंटर से लगाया जाता है। तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन एवं गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है तथा अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। थोरियम एक महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। भारत में अनुमानतः थोरियम का 4.5 लाख टन भंडार है। थोरियम का मुख्य स्रोत मैग्नीज मोनाजाइट होता है, जो केवल झारखंड यानी कि झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में पाया जाता है। हाइड्रोजन बम का जनक एडवर्ड टेलर को माना जाता है, जिन्होंने 1908 ईस्वी में इसको विकसित किया था, हाइड्रोजन बम को। नवंबर 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर में स्थित मार्शल द्वीप पर किया गया था।
समृद्ध यूरेनियम एक प्राकृतिक यूरेनियम होता है जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद सीसा यानी कि लेड है। U-235 जो कि एक यूरेनियम का समस्थानिक है, इसका प्रयोग परमाणु संयंत्र में ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था 1969 ईस्वी में। पूर्णिमा नाभिकीय रिएक्टर थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला विश्व का प्रथम और एकमात्र रिएक्टर है जो भारत में स्थापित है। ध्रुव पूर्णिमा एवं साइरस भारतीय शोध रिएक्टर है। ध्रुव रिएक्टर को औद्योगिक परमाणु संयंत्र भी कहा जाता है। इसमें कोबाल्ट 60, क्रोमियम 51 तथा आयोडीन 131 आदि समस्थानिकों का उत्पादन किया जाता है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान संस्थान कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोशन एंड रिसर्च चेन्नई में स्थापित है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोशन एंड रिसर्च चेन्नई में स्थापित है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। साहा इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में स्थित है। भारी जल DTU के उत्पादन हेतु ट्राम्बे में भारी जल बोर्ड स्थापित किया है, जहां से 7 भारी जल संयंत्रों बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मुनुगुरु, तालचेर, थाल एवं तूतीकोरिन में भारी जल के उत्पादन का नियंत्रण किया जाता है। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में एवं राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतभाटा कोटा में स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी 4 में अवस्थित है, जबकि कल्पक्कम तमिलनाडु पेटी 2 में, तारापुर महाराष्ट्र पेटी 3 में अवस्थित है। कल्पक्कम के फास्ट वियर रिएक्टर में द्रवित सोडियम लिक्विड सोडियम के शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विगलन की प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है। भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण राजस्थान में अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था, जिसका आधिकारिक कोड स्माइलिंग बुद्धा था। तो ये अब फिजिक्स का पूरा मैराथन क्लास था। सारे फिजिक्स को एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। आप इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, जिससे आपके ध्यान में पूरा सारा चीज़ याद हो जाएगा और कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। यह आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।